आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शोर मचलबा इलेक्शन के शोर मचलबा। देखा आज बिहार में, देखा कैसन जंग छिड़ल बा विपक्ष और सरकार में। का बा बिहार में, अरे का बा। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर भारत में पारा गिरना शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में चुनावी पारा जो है वो चढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंधलका छाया हुआ है, उसी तरह बिहार के सियासी आसमान में भी धुंधलका छाया हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और गांव, शहर, चौराहे और चौपालों पर बस चुनाव की ही चर्चा है। आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं और हम यानी कुमार केशव लेकर आ गए हैं हमारा बिहार चुनाव स्पेशल पॉडकास्ट बिहार में काबा का तीसरा एपिसोड। भारत की राजनीति में एक बड़े विचारक हुए राम मनोहर लोहिया। वह कहा करते थे कि भारत में कौन राज करेगा ये 3 चीज़ों से तय होता है। पहली ऊंची जाति, धन और ज्ञान। जिसके पास इनमें से कोई भी 2 चीज़ें होती है वह शासन कर सकता है। लोहिया आज जिंदा होते तो शायद इन 3 चीज़ों में एक चीज़ और जोड़ते, बाहुबल। क्योंकि राजनीति में आज बाहुबलियों का बोलबाला है और उनको प्रश्रय देने में लोहिया जी के अनुयायी भी पीछे नहीं हैं। बहरहाल इस एपिसोड में बात होगी बिहार के बाहुबलियों की। हमारे साथ आज बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम निराला विदेसिया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को देखते समझते आए हैं। स्वागत है सर आपका। निराला जी, बिहार में इस बार भी कई बाहुबली जो हैं वो चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बाहुबली की परिभाषा क्या है? क्योंकि एक फिल्म भी आई थी बाहुबली, खूब लोकप्रिय हुई थी और उसमें बाहुबली जो थे उनको एक नायक के तौर पर दिखाया गया था। मगर राजनीति में जब बाहुबली शब्द का जिक्र होता है तो वो नेगेटिव सेंस में होता है, ऐसा क्यों? हाँ, बिहार में बाहुबली, आपने वो एक फिल्म की बात कही, फिल्म और भी आई थी, भोजपुरी में भी फिल्म आई हम बाहुबली, ठीक ना। अच्छा। अनिल अमिताभ जी ने फिल्म बनाई थी और राजनीति पे फिल्म बनाई थी और बाहुबली तो फिल्म आई ही। बिहार में जिसे राजनीति में कहते हैं कि बाहुबली है, तो आप मतलब तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कह रहे हैं। आप जिसे बाहुबली कहते हैं वो अपनी छवि रॉबिन हुड की रखता है, ठीक है ना। वो जितने तमाम बाहुबली थे जिन्हें बाहुबली कहना शुरू किया गया, बाहुबली एकदम प्योर पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल वर्ड है। इसका किस फ्रेम में आप फिट करेंगे बिहार में ये तय नहीं कर पाते हैं। किसे बाहुबली कहेंगे? आप पप्पू यादव को बाहुबली कहेंगे कि आप राजन तिवारी को बाहुबली कहेंगे कि सुनील पांडे को बाहुबली कहेंगे, ठीक है ना। मसल्स पावर्स से है कि जिसके पास मसल्स पावर हो वो बाहुबली है। लेकिन बाहुबली का ठप्पा भी बिहार में कई नेताओं पे लग गया, ठीक है ना। और वो लग गया तो अब उसी के नाम पे वो खेपे जा रहे हैं कि बाहुबली है। आप ये बताए जाने केशव जी की 90 के दशक में करीब 90 के दशक से जो मैंने जाना है बिहार को, एक बड़ी मीडिया और अपराधियों के बीच बड़ा जबरदस्त किस्म का ये शब्द कैसे निकला होगा उस पर मैं बता रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में कैसे शब्द आया होगा। और पक्का तो नहीं कि ऐसे ही आया होगा, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि इसी से आया होगा। कि होता क्या था कि जो छोटे मोटे लोग अपराध करते थे, ठीक है ना, बिहार में अगर किसी ने किसी को मार दिया या किसी ने किसी का मर्डर किया, तो वो जो अपराधी होता था वो क्राइम रिपोर्टर को कहता था कि जरा अच्छे से छापना यार, मैंने ही मारा है। जैसे आजकल देखते हैं ना कि माओवादी आतंकी संगठन मार के जिम्मेवारी लेते हैं, वैसे ये तो बाद में आया। माओवादियों के या अपराधियों के या आतंकियों के जिम्मेवारी लेने की बात में आई। बिहार के अपराधियों का एक बड़ा नया फॉर्मूला था कि वो किसी भी तरीके से एक को मारेंगे किसी इलाके में तो सबसे पहले वो क्राइम रिपोर्टर से संपर्क करते थे या पत्रकारों से संपर्क करते थे कि जरा बढ़िया से छाप देना, मैंने ही मारा है दिन दहाड़े, ठीक है। मतलब वो बचते नहीं थे। वजह यह थी कि वो जब मार देंगे और उनका जब नाम हो जाएगा कि उन्होंने फलाना सेठ को या फलाना आदमी को मारा है और दिन दहाड़े मारा है, तो फिर एक मार्केट क्रिएट होता था उनका। ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसे कम बाहुबली मिलेंगे जो दिन रात हत्या में शामिल रहे हो, दिन रात अपराध में शामिल रहे हो। उनका एक मार्केट बिल्डअप हुआ। ये मार्केट बिल्डअप एक समय में मीडिया ने भी किया और समाज से तो उनका अलग ही रिश्ता रहा और बाद में पॉलिटिक्स ने उसे संरक्षण दे करके उन्हें स्थापित कर दिया
वो बाहुबली प्रायः कहे जाने लगे। और बाहुबली लेकिन किसे कहेंगे, सबका नेचर ही अलग है। बिहार में जो एक शब्द में सबको समेटते हैं तो सबके अलग अलग है मामले। भाई पप्पू यादव के पूरे जीवन में आप देखेंगे अजीत सरकार की बात आती है, शाहबुद्दीन तो कुछ ज्यादा मामला आता है, अनंत सिंह बाहुबली कहे जाते हैं, उनका मामला अलग है, राजन तिवारी वगैरह थे उनका तस्लीमुद्दीन थे, उनका मामला अलग है। तो नेचर एक जैसा नहीं है, लेकिन शब्द सबको एक में समेट देते हैं बाहुबली कह करके। तो बाहुबली एक तरीके से प्योर मतलब जो है वो पॉलिटिक्स में जन्माया है, सौजन्य से, मीडिया के और लोगों के सौजन्य से। और वो राजनीति में चूंकि राजनीति में चल गया तो वो चल रहा है। राजनीति में तो एक शब्द चल जाता है, उसे चला दिया जाता है और उसके उस छतरी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो कहानियां सुना करते थे, उसमें जमींदारों का जिक्र होता था और कहा जाता था कि जब जो जमींदार लोग होते थे उनके यहाँ लठैत हुआ करते थे। चूंकि अब जमींदारी तो रही नहीं, तो क्या ये बाहुबली लोग जो हैं वो नेताओं के लठैत कहे जा सकते हैं? हाँ, नेताओं के लठैत डायरेक्ट अब के समय में नहीं कह सकते हैं। हाँ, यह था कि जब एक तरीके से जब इनका आप ये मसल पावर पे राजनीति हो रही थी, ठीक ना, जब बूथ पर कब्जे की बात थी, वोट के कब्जे की जब परंपरा थी, और तब इनका एक एक पॉकेट में बहुत चलती चलता था। तो वो चलती चला करके एक एश्योरेंस देते थे कि भाई इस इलाके में अगर हम आपके साथ हैं तो भय से लोग देंगे। हालांकि भय बाद में बदल गया। पॉलिटिकल नेताओं के लठैत तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक दलों के जरूर ये एक तरीके से लठैत ही रहे हैं कहिए, मतलब अपने नाम के बल पे वो लाठी चला रहे हो। जमींदारों के लठैत तो लाठी चलाते थे, जमींदारों के लठैत तो गुंडागर्दी करते थे सरेआम की, कोई भी आएगा जमींदार पर अटैक करेगा तो हम मार देंगे। और बड़े वो नमक हलाल होते थे, नमक हराम नहीं होते थे। जमींदारों के लठैत जो थे वो बड़े नमक का कर्ज अदा करते थे। वो मर जाएंगे डकैतों से लड़ते लड़ते या किसी से लड़ते लड़ते, वो अपने जमींदार का साथ नहीं छोड़ते थे। ऐसे आपने ये किस्सा जरूर सुना होगा कि जमींदार या राजा जो थे वो लठैत रखते थे और उनके लठैत ही जो थे वो गुंडा के रूप में बड़ा फेमस होते थे। बिहार में कई नेता भी बने लठैत बाद में, लेकिन वो नमक हलाल होते थे, बड़ा नमक के लिए ये होते। लेकिन जो पॉलिटिकल दलों के या पॉलिटिकल नेताओं के लठैत है जिन्हें आप बाहुबली कहना चाह रहे हैं, वो कोई नमक हलाल नहीं रहे बिहार में। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ता है, कोई आजीवन प्रतिबद्ध रहे एक के प्रति। बहुत पेशेवर तरीके के बाहुबली रहे, वो जमींदारों के लठैत से थोड़ा अलग रहे। और इनका काम भी बड़ा अलग रहा। इनका काम ऐसे अलग रहा कि जमींदारों के लठैत के जिम्मे तो सिर्फ एक ही काम था, उनका एक ही काम था कि जैसे जो भाई जमींदार का पैसा पचा रहा है उसे मारपीट करना, उसे धमकाना। जमींदारों पर कोई अटैक कर रहा है तो जमींदारों के मान सम्मान में कहीं कमी हो रही है तो उनके लिए काम करना। लेकिन इनका काम तो वो नहीं रहा ना, इनका काम तो ये समझ में आ गया कि जैसे इसकी बजाय दूसरी कहानी थी, मेरी वजह से यह है। मेरी वजह से, जैसे एक बड़ी कहानी है, आपने सुनी होगी, एक कहानी है कि भाई एक पत्रकार था और एक पत्रकार को, जब क्राइम रिपोर्टर था, वो सारी खबरें लेकर के आता था और उसकी वजह से वो राजेंद्र यादव ने कहानी लिखी थी, हंस का जब मीडिया विशेषज्ञ आया था, उसे लगा कि मेरी वजह से ही तो अखबार चलता है, क्राइम रिपोर्टिंग के कारण फेमस है। तो एक दिन वो क्या हुआ कि एक दिन अलग हो गया और अपना अखबार शुरू कर दिया। अब अपना अखबार शुरू कर दिया तो खाली अखबार तो क्राइम से चलता नहीं है, तो फिर वो क्राइम करवाने लगा। सबसे पहले खबर छापने के लिए कि मेरे ही अखबार में खबर होगी, इसके लिए वो क्राइम बजाबता करवाने लगा कि मेरा अखबार। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि उनको लगा कि हम इनके लिए काम करते हैं, हमारी वजह से वोट मिलता है या सब कुछ होता है और इनकी चलती रही, ये इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम यही काम करें। तो उन्होंने एक उसे मतलब अलग रूप दिया, रॉबिन हुड। इसलिए बिहार के जितने भी हैं बाहुबली प्रायः वो रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। तो जमींदारों के लठैत से थोड़े अलग है ये। जी, कहने का मतलब है कि समय के साथ जो बाहुबली है इनकी स्वामी भक्ति भी बदलती रही है। हाँ, हमेशा बदलती रही है। कहीं प्रतिबद्ध आप किसी को नहीं देखेंगे, प्रतिबद्ध तो कोई अभी दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए अब जितने भी, मान लीजिए 10 की सूची बनाइए आप बिहार में, जिन्हें बाहुबली हम कहते हैं सो कॉल्ड, तो 10 कहाँ प्रतिबद्ध है? एक भी प्रतिबद्ध नहीं दिखेगा कि हाँ हम फलाने जी के साथ हैं तो फलाने जी के साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्योर मतलब प्योर पॉलिटिशियन हो गए। अब वो पॉलिटिक्स के लिए, हाँ, उनके पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में उनकी छवि, उनका दोनों छवि, उनका एक भय होना और उनमें ममता का भी बड़ा वो है। ममता का भी वो एक संसार रच लेते हैं कि आपकी बेटी की शादी होगी, आपके इलाज की दिक्कत होगा, ये करेंगे। तो भय और ममता का जो उन्होंने एक पूरा संसार बनाया है, उसे अब वो नेता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वो तो खुद ही राजनेता बन जाते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए अब वो प्रतिबद्धता तो लगातार बदलती रही है। जी, ठीक बात है। मैं इस पे हमारा इनफैक्ट आगे मतलब बातचीत के क्रम में ये सवाल पूछना था मुझे। उससे पहले ये पूछते हैं आपसे कि
जब आज़ादी मिली देश को, तो आम धारणा ये है कि उस समय जो लोग सियासत में थे या उसके बाद जो सियासत में आए, वो लोग काफ़ी साफ-सुथरे लोग थे। उनकी छवि पर कोई दाग नहीं था। बिहार में भी यही स्थिति रही होगी। तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राजनीति में बाहुबलियों का उद्भव कब हुआ? वो कालखंड क्या था जब बाहुबली जो थे, सियासत की मुख्य धारा में सामने आ गए? हाँ, दो बातें हैं। देखिए, बाहुबली का उदय कब हुआ, बाहुबली को सिर्फ एक व्यक्तिगत आधार, अगर आप नेचर की बात कहते हैं, जबकि मतलब कैसे अपराध भी एक हिस्सा बना, बाहुबली से हम अपराध को और ताकत को ही आंकते हैं। तो बिहार में अनडकफुली जो बड़ी घटना होती है, ठीक है, आजादी से पहले जितनी घटनाएं होती हैं, आजादी के बाद भी सांप्रदायिक दंगे हुए तो बिहार में, लेकिन वो बिल्कुल अलग किस्म के थे, वो पॉलिटिकल घटनाएं थी। रूपसपुर चंदवा जब कांड होता है पूर्णिया में, बिहार में, रूपसपुर चंदवा जिसे बिहार का पहला नरसंहार कहते हैं, और रूपसपुर चंदवा में जब मारे जाते हैं 9 आदिवासी, और कांग्रेस जिस तरीके से, सुधांशु जी उस समय विधान परिषद के सभापति थे संभवतः, जब मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो उसे कांग्रेस राजनीतिक संरक्षण देने की कोशिश करती है। आप यह समझिए कि एक आदमी सीधे सीधे उसका नाम आता है एक कांग्रेस के बड़े लीडर का, जो सभापति जैसे पद पे है, उपसभापति जैसे पद पे है, और सीधा होता है कि उसके परिवार के लोग इन्वॉल्व है। रूपसपुर चंदवा कांड होता है बिहार में, और उसे फिर कांग्रेस बचाने में लग जाती है। तो यह एक पहली बार ऐसा होता है कि लगता है कि अपराध को राजनीति संरक्षण दे सकती है, बचा सकती है। तो यह एक पहला संकेत मिलता है, और उस संकेत के बाद तो विस्तार होता जाता है। उसके बाद तो जो कांड होते हैं बिहार में, 2-3 किस्म के अपराध रहे। एक तो मान लीजिए, ठीक है, डकैती वकैती का अपराध रहा। डकैती में कैमूर का इलाका और चंपारण का इलाका, 2 इलाके रहे। लेकिन डकैतों को किसी ने राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया। डकैत तो बड़े नामी थे ना, बड़े नामी थे। आप कैमूर के इलाके में आएंगे बिहार में, तो एक जमाने में लोग बताएंगे कि दादा और छांगुर 2 बड़े क्रिमिनल थे, 2 बड़े डकैत थे, लेकिन उन्हें कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिला। वो तो बजाता, जब मारे गए तो मारे जाने के बाद उनके लाश को प्रदर्शित किया जाता है कि देखिए ये मारा गया। यहाँ चंपारण में इतने बड़े बड़े डकैत हुए। लालू यादव एक डकैत था, बड़ा फेमस डकैत था। चंपारण तो डकैत के लिए ही फेमस रहा। तो चंपारण के डकैत, कैमूर के डकैत, ये सबसे बड़े अपराधी थे, लेकिन इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने संरक्षण नहीं दिया। पॉलिटिक्स ने अपने तरीके से जो संरक्षण देना शुरू किया अपराध को, तो अपनी पसंद से संरक्षण देना शुरू किया, जिसमें एक शुरुआत या बेशक मान सकते हैं आजादी के बाद से कि बड़ा संरक्षण देने की कोशिश रूपसपुर चंदवा कांड के बाद हुई, जिसमें सुधांशु जी का नाम था, और सुधांशु जी को कांग्रेस बचाने में लग गई। और जब पार्टी एक इतने नृशंस कांड को बचाने में किसी तरीके से लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर बहुत छोटे से होता है, छोटे तक गया है। ये संदेश वहीं से जाना शुरू हुआ। जी योगेश, आपने रूपसपुर चंदवा का जिक्र किया, बताया कि सुधांशु जी थे, वहां से राजनीतिक संरक्षण बाहुबलियों को मिलना शुरू हुआ। तो अपराध जो दौर है, उसके बाद का जो दौर है, तो आपको अगर कुछ नाम याद हो कि जिन्हें आरंभिक दौर का बाहुबली कहा जाए, तो बताएं आप। यहाँ देखिए, वही कह रहे कि बाहुबली शब्द में तो कई नेता सिमटे। भाई बाहुबली नेता में तो मान लीजिए कई नेता सिमट गए। अब आप जब भाई तस्लीमुद्दीन की बात होगी तो कहा जाएगा कि बाहुबली है, पप्पू यादव की बात होगी तो कहा जाएगा बाहुबली है, शहाबुद्दीन की बात होगी तो कहा जाएगा कि बाहुबली है, राजन तिवारी की बात होगी तो कहा जाएगा बाहुबली है, सुनील पांडे, हुलास पांडे 2 भाई है, कहा जाएगा बाहुबली है। रघुनाथ झा को बाहुबली कहा जाता था कि रघुनाथ झा चूंकि लठैती थे, एक बार वो राजनीति में आने से पहले एक वहाँ के कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, लगातार उसी पार्टी के जीते थे। रघुनाथ झा उन्हीं के यहाँ रहा करते थे, और एक तरीके से चाकू वाकू लेके चलते थे वो रघुनाथ झा, और उसी परिवार के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ चुनाव लड़कर रघुनाथ झा पहली बार विधायक बने थे। ठीक है ना, तो रघुनाथ झा की भी छवि वही थी, रघुनाथ झा भी उसी तरीके के नेता थे। तो अनेक नाम आते हैं, लेकिन इसमें बड़ा दिक्कत ये है कि आप जब उन्हें देखते हैं कि वो बाहुबली कहे जा रहे हैं, और अपने इलाके में जब जाते हैं तो होता है कि रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। लेकिन नाम को जैसे मान लीजिए कि जब इनका ही आना हुआ था, रघुनाथ झा का आना हुआ था। रघुनाथ झा चूंकि पुराने नेता है, जितने नाम हम ले रहे हैं उसमें 2 नेता बड़े बाहुबली जिनको कहा गया बिहार में, वो तस्लीमुद्दीन और रघुनाथ झा पुराने नेता टिकते हैं, ठीक ना। ताकि उस समय के जो और नेता थे उस तरीके से कोई उन पर उस तरीके का उपनाम नहीं मिला था कि बाहुबल है इनके पास। तो रघुनाथ झा भी जब आते हैं तो रघुनाथ झा को तो वही कहा जाता है, रघुनाथ झा कहा जाता है कि भाई वो एक तरीके से एक परिवार के लठैत थे, और उसी परिवार के खिलाफ वो चुनाव लड़े तो अपने ही परिवार को हराए। तो रघुनाथ झा आते हैं, लेकिन रघुनाथ झा के इलाके में जाए, शिवहर के इलाके में, तो कहा जाए कि नहीं वो तो एकदम से बिल्कुल वो मसीहा ही थे,
तस्लीमुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े बाहुबली थे यहाँ पर और एक तरीके से अपराध की दुनिया को संचालित करते थे। तो कई चीजें परसेप्शन के लेवल पर भी बनी, लेकिन अपराध के लेवल पे तो बड़े ही जब नाम होते हैं तो भाई शहाबुद्दीन का नाम बड़ा आता है। शहाबुद्दीन एक बड़े ब्रांड के तौर पे उभरते हैं, बड़ा ब्रांड बनते हैं वो, उसके जिसे जिसे बाहुबली कहते हैं। तो तस्लीमुद्दीन उतने बड़े नाम, पप्पू यादव उतने बड़े नाम नहीं बनते हैं। पप्पू यादव का होता है, जैसे मान लीजिए कि पप्पू यादव चर्चित हो जाते हैं कि भाई जो हथियार गिराया गया आनंद मार्गियों का, तो पप्पू यादव का नाम आता है। अजीत सरकार कांड में पप्पू यादव का नाम आता है। तो एक एक कनेक्शन जुड़ते गए और अलग अलग इलाके में लोग बनते गए। एक समय में जलवा था सबका, लेकिन सबका कालखंड लगभग एक ही रहा। पुराने समय में दो नेता हुए जो बाद में बाहुबली के नाम से जो पॉपुलर टर्म में जाने गए, वो रघुनाथ झा का नाम आता है और तस्लीमुद्दीन का नाम आता है। और उसके बाद तो फिर कई नाम बनते हैं, अनेक नाम बनते हैं। छोटे छोटे इलाके में जाएंगे तो वही बेगूसराय में तो बोको सिंह भी है, उनको भी बाहुबली कहा जाता है। अनंत सिंह तो है ही छोटे सरकार कहे जाने लगे। ये छोटे सरकार कैसे कहा जाने लगा, ये समझ से परे की बात है। छोटे सरकार तो बिहार में वीर बहादुर सिंह को कहा जाता था, जो गया के रहने वाले थे। एकमात्र उपाधि जनता ने एक ही नेता को दी थी, वो वीर बहादुर थे। 1937 में वो कांग्रेस की मंत्री बने थे आजादी से पहले, और वो इसलिए छोटे सरकार कहे गए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था सदन में कि हमारी सरकार जो कांग्रेस की सरकार है। वो छोटे सरकार इसलिए कहे जाते थे, उनके घर से सत्ता चलती थी। बाद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा को, लेकिन अब तो अनंत सिंह भी छोटे सरकार कहे जाते हैं। तो अनेक नाम दिए जाने लगे। ददन पहलवान भी बाहुबली ही कहे जाने लगे इधर खड़े हुए तो बक्सर, तो अलग अलग इलाके बक्सर की तरफ ददन पहलवान भी बाहुबली ही कहे गए। ऐसे कई नाम आ गए। फिर तो छोटे छोटे पॉकेट में वही कहे कि बाहुबली होना या बाहुबली के तौर पे प्रचारित होना, जो कहा कि 90 के दौर में मीडिया काम कर रही थी, वो आपको बहुत एक सेफ जोन मिले जाता है कि राजनीतिक संरक्षण आपको मिलेगा और आपका नाम चमक गया है और मीडिया के सौजन्य से और आम लोगों के सौजन्य से आपका नाम स्थापित हो गया, तो बहुत बहुत कुछ इजी हो जाता है आपके लिए। आपने जितने भी नाम लिए उसमें ज्यादातर जो शहाबुद्दीन हो गए या ददन सिंह यादव हो गए, ये सब नाम सुनकर मुझे लालू यादव का रिजीम याद आ जाता है। तो क्या लालू जी के शासनकाल में बाहुबली जो है बिहार में ज्यादा फले फूले, कैसे देखते हैं आप इसको? अब ऐसा कहना कि किसके शासनकाल में फले फूले, भाई लालू जी की तो सत्ता ही थी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप उसके पहले भी देखिए, जगन्नाथ पाई 80 से 90 का दौर सबसे पॉलिटिकली अनस्टेबल दौर रहा है बिहार का, ठीक है ना। जब 5 मुख्यमंत्री 10 साल में बदले जाते हैं, 5 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं 10 साल में। बिंदेश्वरी दुबे उसी में मुख्यमंत्री बनते हैं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी मुख्यमंत्री बनते हैं, भागवत आजाद भी बनते हैं, जगन्नाथ मिश्रा भी बनते हैं। 10 साल का जो पीरियड था, उथल पुथल का पीरियड 80 से 90 में, उस समय में गौर करना चाहिए। लालू यादव की बात पे आए, उसके पहले यह देखे उस समय क्या था। उस समय बिहार का हिस्सा था धनबाद। अपराधियों के सबसे बड़ा शरण स्थली और पॉलिटिकल संरक्षण का इलाका तो धनबाद रहा है ना, धनबाद रहा है। हम उसे डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि झारखंड तो 2000 में बना है और हम बात कर रहे हैं कि बिहार में राजनीति, तो धनबाद को माइनस करके बिहार का जो अभी हिस्सा बचा हुआ उस पर बात नहीं कर सकते। धनबाद की तो पूरी सियासत ही अपराध पे चलती रही है, पूरा कारोबार ही अपराध पे चलता रहा है और सबको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। मान लीजिए माना गया वहां पर भाई चंद्रशेखर जी के बारे में ही कहा गया कि भाई अपराधी थे और वहां पर प्रधानमंत्री रहते हुए वो गए, वहां पर एक बड़े अपराधी के यहाँ गए धनबाद में, ठीक है ना। तो ऐसे धनबाद को माइनस कर देंगे, बेरमो को माइनस कर देंगे। बेरमो के बारे में कहा जाता है कि बिंदेश्वरी दुबे, रविवार पत्रिका ने एक बार कवर स्टोरी ही छापी थी उनके कोयला के कारनामे पर, ठीक ना, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कोयला के कारनामे मतलब क्या, माफियाओं का कारनामा, ठीक ना। वो भी माफिया संरक्षण आप दे रहे थे और जो बाद में सब राजनीतिक हस्ती बने। भाई धनबाद में अभी मान लीजिए कि जो राजनीतिक हस्ती बने हैं, जिसमें सिंह मेंशन कहा जाता है, तो वहां पर लठैती करने गए सुरेश सिंह, तो वो विधायक बन गए झरिया में, ठीक ना। ये सारा तो बिहार में ही हो रहा था और कांग्रेस ही करवा रही थी। तो कांग्रेस को इसका सूत्रधार माना जाए, बाद में लालू यादव का नाम लाया जाए। लालू यादव के समय में यह परिवर्तन जरूर होता है, यह बड़ा परिवर्तन होता है, ठीक ना। ये होता क्या था कि ये अर्थ कांग्रेस वाले क्या थे कि अपने अपने पॉकेट में जोड़े हुए थे, अपने अपने पॉकेट में रखे हुए थे कि भैया तुम कोयले का देखो, तुम अबरक का देखो, तुम लोहे का देखो, तुम ये देखो, तुम जंगल को सफाई करवाओ और संरक्षण हम दे रहे हैं, ठीक ना। इसके कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक ना। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में यह कहा जाता है, उनके कार्यकाल के बारे में, ठीक है, कि कई नेता तो हुए जो बाहुबली जैसे नाम उनका हुआ और वो संसद विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि उसके रास्ते पहले से खुल चुके थे। हाँ, यह एक बड़ी बात जरूर उस समय कही जाती थी परसेप्शन के लेवल पे कि सबका कनेक्शन जो एक अने मार्ग से जुड़ता था, ठीक है ना। ऐसे जो छोटे भी गुंडे हैं, ठीक है ना, वो छोटे भी गुंडे हैं, वो चाहे अब जिसकी वजह से, साधु यादव की वजह से जुड़ता हो, सुभाष यादव की वजह से जुड़ता हो, ठीक है,
वो हर अपराधी जो यह कहने लगा था कि मेरा एक अने मार्ग तक हमारी पहुंच है, या दिखाता था वो, ठीक है ना, या कि दुर्भाग्य से कुछ घटनाएं अगर हुई मीसा भारती की शादी में, तो उस समय ये बात बहुत प्रचारित हुई कि भाई लालू यादव तो अपराधियों के संरक्षक हो गए हैं, ठीक है ना, और अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। इसलिए लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में एक ज्यादा बड़े स्तर पे बात होती है, क्योंकि बहुत नाम दिखाई पड़ते हैं उस समय, नाम दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन नाम तो वो पेड़ थे, बीज तो कभी बोया गया था जो फला फूला। आपने साधु यादव और सुभाष यादव का जिक्र किया, तो कहाँ गुम हो गए? एक समय था जब इनका सिक्का एकदम पूरा बिहार में जमा हुआ था, इनकी तूती बोलती थी इनके नाम की, वो आज कहीं दिखते नहीं है। तो क्या उनकी जो छवि थी इसलिए ही वो अपने मतलब लालू जी के परिवार से अलग हो गए, या कुछ और वजह थी? नहीं, लालू प्रसाद जी समझ गए बात। लालू प्रसाद जी भाई, लालू प्रसाद जी तो अपराधी नहीं है ना। लालू प्रसाद जी कोई अपराधियों के राजनीतिकरण का ठेका तो नहीं लिए थे ना बिहार में, ऐसा कर भी नहीं सकते भाई। वो उनके बड़े काम है सामाजिक न्याय में, ठीक ना, वो तो, लेकिन लालू प्रसाद जी को ये समझ में आ गई बात कि इनकी वजह से नुकसान ही हो रहा है। खास करके वो बड़ा लैंडमार्क था मीसा भारती की शादी, मीसा भारती की शादी वाला मामला, और परसेप्शन के लेवल पर यह बात बहुत दूर तक फैल गई कि भाई ये जमीन कब्जा कर रहे हैं, तो ये रास्ते में चलते हैं तो लगता है कि सीना चीरते हुए चल रहे हैं, ठीक ना, और बहुत मतलब बहुत बदनामी होने लगी थी। तो लालू यादव ने उन्हें किनारा किया, उनसे किनारा किया और उन्हें भी किनारे किया, ठीक ना, क्योंकि अगर उनसे किनारा नहीं करते और उन्हें किनारे नहीं करते, ठीक है, तब तक मिशा भी मैच्योर हो चुकी थी। तेजस्वी तेज प्रताप तो नहीं हुए थे, लेकिन मिशा तो हो चुकी थी, और मिशा तो मान लीजिए कि राजनीति समझ रही थी अपने पिता से। तो ये लगा कि इनसे किनारा नहीं करेंगे तो लालू प्रसाद यादव जो आज मान लीजिए ये इस स्थिति में है कि तेजस्वी भी राजनीति कर सके या तेज प्रताप भी राजनीति कर सके, या उनके नाम पर यह बात कही जा रही है कि भाई रिवाइवल हो रहा है एक तरीके से लालू प्रसाद जी का या राजद का, तो इस स्थिति तो साधु सुभाष जी से किनारा नहीं करते लालू जी, तो साधु सुभाष से बिना किनारे किए तो हो नहीं सकता था, संभव नहीं था। तो चूंकि लालू प्रसाद तो बहुत पुराने नेता थे ना, तो नस नस जानते थे। थोड़ा लेट हो गया था उनका, लेकिन वो सही समय पर अलग हो गए थे, एकदम समय किनारे किए, वो किनारे किए तो फिर एक मामला संभला। नहीं तो क्या था कि क्या कर रहे थे साधु यादव, क्या कर रहे थे सुभाष यादव, उससे बड़ा मतलब नहीं था। उनका भतीजा भी नागेंद्र यादव आ गया था, लालू जी का भतीजा भी गांव से आ गया था। वो क्या कर रहे थे ये इसका प्रमाण भले कम मिले, लेकिन परसेप्शन के लेवल पर उनकी छवि बड़ी अलग किस्म की बन गई थी, और उनका सीधा कनेक्शन जुड़ता था कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के साले हैं। तो लालू जी ने किनारा कर लिया उनसे, और लालू जी ने किनारा कर लिया तो उनकी कोई और हैसियत तो थी नहीं अलग से वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बन के राजनीति में तो आए नहीं थे। वो कुछ इस तरीके से बन के आए तो नहीं थे कि पॉलिटिकल आदमी थे कि अपने को सर्वाइव कर जाते, या वो इतनी छवि उनकी बन चुकी थी लालू जी के साला के रूप में, दूसरे दल में जाकर के भी, जैसे ये हो सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बिहार में ही कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कि एनके सिंह जदयू में थे तो उनके भाई पप्पू सिंह भाजपा में थे, राजनीतिक परिवार जो बिहार में माना जाता है बड़ा वाला। तो किशोरी सिन्हा कहीं और थी तो कांग्रेस में थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और निखिल कुमार उनके बहनोई। तो ये तो शुरू से छवि वैसे नहीं बनाए थे ना कि हम इनकी वजह से ही है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे कई लोग मिलेंगे, हम लोग देखते ही है ना कि भाई जैसे माना जाता है कि भाई विजया राजे तो कहीं और थी, तो माधवराव सिंधिया तो कहीं और थे, तो उनकी छवि वैसे नहीं बनी थी। यहाँ पर तो इनकी साधु और सुभाष की छवि कोई ऐसी थी ही नहीं कि इन माइनस लालू इनकी कोई छवि नहीं थी, माइनस लालू आप राजनीतिक तौर पे खड़ा हो सके, अपने आप को कर सके, इसलिए वो गुम हो गए, कहीं पता नहीं चल रहा है। अभी तो थे तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बोला है अपने मामा साधु यादव पर कि दत्तवन तोड़ने के फेरा में पेड़ को नहीं उखाड़िए, दत्तवन तोड़िए मतलब राजनीति कीजिए, उससे पेड़ को नहीं उखाड़िए, ऐसा बयान तो आया था अभी 5 दिन पहले तेजस्वी का अपने मामा पर। आपने बातचीत के क्रम में भोगो सिंह का जिक्र किया, तो मैं भोगो सिंह की बात नहीं करूंगा। भोगो सिंह के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हैं राजकुमार, उनके पिता कामदेव सिंह, उनका बहुत मतलब एक समय खौफ था। बेगूसराय जो जिला था पूरा, उसमें माना जाता था कि वही एक तरह से सरकार है, पैरेलल उनकी गवर्नमेंट चलती थी, बूथ कब्जाना हो या जो भी करना हो। और एक वो जुमला बहुत फेमस हुआ, बामो कामों की सरकार करके, तो इसकी क्या कहानी है, अगर आप कुछ बता सकें। उनका तो जैसे आपने एक शब्द बोला कि पैरेलल सरकार चलती थी, तो लंबे समय तक उस इलाके में, ठीक ना, सरकार के पर्याय बने रहे वो, ठीक है ना। मतलब जैसे कहते हैं बिहार में ऐसे कुछ नेता थे कि जो कह रहे हैं कि भाई उनकी इजाजत से ही उनके इलाके में हवा पानी भी बहने की इजाजत है, ठीक ना, कि वही चाहेंगे तो बहेगा। तो उनकी एक छवि थी। और फिर हम ये कह रहे हैं कि उस इलाके में एक बार जाना हुआ था मेरा, उनको समझने के लिए, उनके पिताजी के काम को समझने के लिए, ठीक ना। और
मेजोरिटी ऑफ पीपुल आपको अकेले में, जब इंडिविजुअली आप बात करेंगे, इंडिविजुअली जब बात हो रही थी तो लोग कहना शुरू किए थे कि अरे बाप रे बाप, उनके नाम का खौफ है, वो तो गजब तरीके से एकदम से जो है अपराध मचाए रखते थे, किसी को वोट नहीं देने देते थे, सारा एक गांव में हो गया कि भाई उनको वोट देना है, वो वोट दे दिया। लेकिन सामूहिक तौर पर जैसे चौक चौराहे पर जब बात करते हैं उनके बारे में, ठीक है ना, तो सामूहिक तौर पर जो है उनके उनके जातीय एक जो मिक्सअप हुआ ना, या जातीय मिक्सअप ने इन अपराधियों का या बाहुबलियों का और राजनीतिक तरीके से स्थापित करने का काम किया। लेकिन उनकी जाति के कुछ लोग जो उनके कट्टर समर्थक थे वो बड़े गर्व से बताते हैं, वो आज भी जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीना पहले की बात, 1 महीना पहले मैं उस इलाके में गया था और ऐसे ही उनकी पुरानी कहानियों को सुनना चाह रहा था, तो वो मैटर ऑफ प्राइड बन गए हैं, मैटर ऑफ प्राइड, कास्ट की वजह से। वो कास्ट का जो कॉम्बिनेशन बना है, कास्ट की वजह से नहीं नहीं नहीं, उससे क्या होता है, किसी की हिम्मत थी क्या? तो ये जो हिम्मत थी क्या कि डॉक्टर आपकी इलाज सही, डॉक्टर आपके इलाज में लापरवाही नहीं करेगा, डॉक्टर आपसे मनमानी फीस नहीं देगा, कोई आपसे गुंडागर्दी नहीं करेगा, यह जो पैट्रॉनशिप था, इसकी वजह से उनका इलाके में अभी 1 महीना पहले का मेरा अनुभव है, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि वो एक तरीके से मसीहाई छवि बन चुकी है कि नहीं नहीं ठीक है, उससे क्या होता है। लेकिन वो कंट्रोल तो रखते थे ना, किसी का मनमानी करने का तो हिम्मत नहीं था ना, कोई भी ठेकेदार आता था तो हिम्मत नहीं ना था कि ठेकेदार जो है वो पुल पुलिया नकली बना देगा या ऐसे बना देगा वैसे बना देगा। तो ये गढ़ दिया जाता है और उस गढ़ने में कास्ट की बड़ी भूमिका होती है। मान लीजिए कि भाई परमेश्वर मुखिया भी तो नायक ही ना बन गए एक समाज के लिए, बिल्कुल, एक समाज तो उनको नायक ही कहता है, लेकिन क्या क्या सामान्य समाज नायक उनको कहेगा? तो ऐसे ही गढ़ दिया जाता है। आपने पहले भी बताया कि बाहुबली जो है मसीहा बन जाते हैं, तो अभी जो मैं देखता हूँ अभी के समय में कि बाहुबली जो है, आनंद सिंह हो जाए या और भी लोग हैं, तो लोग उन्हें सिर्फ भय से नहीं वोट देते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जहां जाते हैं उनके आदमी और धमका के आ जाते हैं कि वोट उन्हें ही देना है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो भय से नहीं बल्कि प्यार से वोट दे देते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता है? मैं एक बाहुबली का किस्सा बताऊं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक ना। मैंने बहुत करीब से उन्हें समझने की कोशिश की थी, जिन्हें बाहुबली कहते हैं आप, मैं बाहुबली नहीं कहता हूँ लेकिन आप बाहुबली कह रहे हैं। उनके प्रतिदिन के खर्च 5 लाख रुपए है, वो पॉलिटिक्स में है, ठीक है ना, वो पॉलिटिक्स में है और बिहार के बड़े नाम है, उनके प्रतिदिन के खर्च 5 लाख रुपए है और वो 5 लाख खर्च उनका अपने में नहीं है, ठीक है ना। उनका 5 लाख रुपए का जो खर्च है वो अपने में नहीं है कि अपना उनको ऐश से गाड़ी पे चलना है या बड़े होटल में रुकना है, नहीं, उनका अपना वो अलग हिसाब किताब है। वो 5 लाख रुपया पर डे खर्च करते हैं किसी के इलाज में, किसी के पढ़ाने में, किसी की बेटी की शादी में, किसी का कुछ जरूरत पड़ गया, कोई गरीब है उसके लिए करते हैं। और वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। 5 लाख अभी पहुंचा है, पहले कम था, पहले उनका 1 लाख रुपया पर डे का था खर्चा, अब 365 दिन होता है। मैं एक चक्कर समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बाहुबलियों का बिहार में है, बहुत सारे, ये मैं बहुत थोड़ा तह में जाकर के ली हुई जानकारी बता रहा हूँ। उनका क्या है कि 365 लोगों का एक पूरा कैलेंडर बना हुआ है, डायरी बनी हुई है, 400 लोगों की डायरी बनी हुई है पूरे इलाके में और इलाके से अलग। और आज आपका नंबर आएगा, मतलब 13 अक्टूबर तो निराला, 14 अक्टूबर तो योगेश, 15 अक्टूबर तो ऋतुराज, ऐसे करके क्रम बना हुआ है, ठीक ना। वो जिन्हें देना है वो आप समझिए कि 12 को ही याद दिलाते हैं उन्हें, बाहुबली को, कि मेरा परसों डेट है, कहाँ पहुंचा देंगे पैसा। तो 365 दिन उन्हें पर डे 5 लाख रुपए मिलता है। 365 लोगों की लिस्ट है। अब किसी की बते ये ऐसा कैसे होगा भला कि भाई 5 लाख रुपया जाकर के कोई दे दे। तो उस 5 लाख रुपए देने के बदले में उन्हें जो फायदा मिलता है, उन्हें यह फायदा मिलता है कि फिर साल भर कोई छोटा गुंडा मवाली उनसे कुछ भी उगाही करने नहीं जाएगा। इसका वो मतलब जो है संरक्षण देते हैं, वो आपको दावा करते हैं कि अब आपके बीच में एक दिन आपने 5 लाख दे दिया, और 5 लाख बहुत कम टैक्स है क्योंकि बड़े लोग होते हैं, वो कई 2 नंबर 3 नंबर का काम करते हैं, बहुत सारे 3 नंबर का धंधा करते हैं। वो 5 लाख रुपया एक बार दे देते हैं और 5 लाख रुपया एक बार देने के बाद उन्हें फिर सिर्फ पुलिस प्रशासन से समझना रहता है कि पुलिस प्रशासन से जो मामला होगा वो समझेंगे। हाँ, अपराधी जो है वो पुलिस प्रशासन से संरक्षण नहीं देते आपको। लेकिन इस 1 साल के बीच में आपको सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के चंदा के अलावा, मांगने वाला के अलावा कोई बाहुबली नहीं जाएगा, जरा मुझे भी दे दो भैया 10%, अच्छा तुम बहुत कमा रहे हो। तो एक इलाके में एक तरीके से वो ठेका ले लेते हैं। बिहार में ये चलता है पैटर्न, एक इलाके में आप निश्चिंत रहेंगे, वहाँ कोई आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में कोई छोटा मोटा अपराध नहीं लगेगा। और उनसे पैसा लेकर के ये 5 लाख खुद पे तो खर्च भी नहीं कर रहे हैं ना, 5 लाख तो ये खुद पे खर्च भी नहीं कर रहे हैं, ये तो 5 लाख रुपया जो है सीधे सीधे बांट ही दे रहे हैं लोगों के बीच में। अब समझिए कि उनसे पैसा ले रहे हैं, 5 लाख रुपया बांट रहे हैं, डेली कोई 5 लाख रुपया 1 लाख रुपया बांट रहा होगा, और बिल्कुल मतलब वो पब्लिक के बीच में ये बात फैली हुई है कि कहाँ से लेकर के बांट रहा है, जिनसे लोग नाराज है, वो रॉबिन हुड बन जाता है।
वो बड़ा एक तरीके से नायक बन जाता है। फिर उसकी आड़ में वो कुछ भी अपराध कर सकता है, वो खुद कुछ भी कर सकता है, उसके खुद 20 काम चल सकते हैं प्लस माइनस के, वो बड़ा ठेका मैनेज करवा सकता है, वो बालू का काम कर सकता है बड़ा लेवल पर, क्योंकि लोग उसके साथ है ना, तो वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे बिहार में अभी बालू का बड़ा कारोबार है या कोई भी इस तरीके का माइनिंग काम है, उसे जंगल कटवाना होगा तो जंगल कटवा देगा, क्योंकि लोग उसके साथ है, लोगों के बीच में वो लोकनायक है। वो अपना धंधा अलग करता है, लोगों के हिसाब से काम अलग करता है, और इस बीच में जो है पॉलिटिकल संरक्षण उसे अलग है, क्योंकि राजनीति को पैसा चाहिए, संरक्षण चाहिए, सब कुछ रहता है, और वो अपना काम करते रहता है। ये बस कहने का मतलब ये पूरा एक साइकिल है जिसके मतलब सब इर्द गिर्द घूमते रहता है पूरा सिस्टम। हाँ, एक साइकिल है। उस साइकिल के बारे में जो भी थोड़ा बहुत उनके बीच में मतलब जो है समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें साइकिल का पता है कि ये क्या चलता है, लेकिन वो चूंकि आम आदमी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं, जमींदारों की तरह है, वो घोड़ा लेकर के आए और लगान आपसे ले रहे हैं, और आपको जो है इस बार फसल अच्छी हुई है तो दे दो, ठीक है ना, या तुम्हारे खेत रौन दिए जाएंगे, या फिर वो ये काम नहीं करते हैं कि 5 रुपए सूद पर आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपका शोषण तो करते नहीं है। वो मैसिव पीपुल का वो शोषण नहीं करते हैं, वो क्लास का शोषण करते हैं और मास के बीच में नायक बने रहते हैं। और क्लास का शोषण भी क्या करते हैं, क्लास तो तैयार है, क्लास को भी तो अपना फायदा दिखाई पड़ रहा है ना। इसलिए किसी इलाके में बाहुबली को हराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आपने जो कहा कि लोग तो ये हमें बाहर की छवि ये बन रही थी कि डर से लोग देते होंगे, ठीक ना, और आप कह रहे हैं कि अंदरूनी तौर पे ये दिखाई पड़ता है कि डर से नहीं, लोग कमिटेड होकर के देते हैं, ठीक है ना। तो कमिटेड होकर देते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है। इस चुनाव में कौन कौन से बाहुबली मैदान में है? कई बाहुबली तो ऐसे मैं देख रहा हूँ जिनकी पत्नियां चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे कुछ सिरमौर लोग जो हैं उनके बारे में अगर आप बताएं, चुनिंदा कुछ जो लोग हैं उनकी कोई कहानी। अब तो इतने अनेक लोग हो चुके हैं। अब तो मान लीजिए कि इतने मतलब आप पॉकेट दर पॉकेट जाएंगे, छोटे छोटे इलाके में जाएंगे, ठीक ना, तो छोटे छोटे इलाके में पता है ना कि छोटे छोटे इलाके में अब इतने तरीके के काम हो गए हैं ना कि छोटे छोटे इलाके में अब तो पहले तो नाम ही कुछ बाहुबली थे जिनका नाम सब लोग जानता था, राज्य स्तर पे जानता था। अब मान लीजिए कि अभी मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ तो मैं औरंगाबाद जिले में हूँ। औरंगाबाद जिले पे तो पप्पू यादव का इलाका नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। वो इलाका तो है नहीं, शहाबुद्दीन का ये इलाका तो है नहीं। शहाबुद्दीन ने कोई बड़ी गतिविधि कभी सीमांत से बाहर की भी नहीं, लेकिन नाम तो बाकी छोटे मोटे तो क्या है कि छोटे मोटे तो हर इलाके में आपको बाद में मालूम चलेगा। विधानसभा चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है, 243 लोग लड़ रहे हैं। तो अब मान लीजिए पता चला कि भाई वहां से सुनील पांडे भी लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो वो भी जो है ब्रह्मपुर से, तो वो भी बाहुबली ही है। उनके आगे बढ़िएगा तो पता चला कि अरे वो भी तो बाहुबली ही है। तो कैसा बाहुबली है भाई? अरे तो वो तो मतलब जो है रियल एस्टेट माफिया है ना, तो माफिया भी बाहुबली आ जा रहा है। माफिया, बाहुबली, अपराधी सब मिल करके एक हो गए हैं, घोर मट्ठा हो गया है अब के समय में, ठीक ना। और सबको एक अम्ब्रेला पहनाया जाता है। बड़े नामी लोग जो लड़ रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। और पत्नी के निकालने का काम तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा फिनोमिना हुआ कि लोग जो चिल्लाए, राबड़ी देवी को जब लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो जो लोग चिल्लाए कि अरे बाप रे बाप, एक अनपढ़ पत्नी को बना दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन उसके बाद से सारे लोगों ने अपनी राबड़ियों को बाहर निकालना शुरू किया अक्रॉस द पार्टी। ये बिहार में चलन है। राबड़ी देवी फिनोमिना यही कह सकते हैं कि राबड़ी देवी फिनोमिना बिहार की राजनीति पर यही बड़ा असर रहा। तो उसके बाद अक्रॉस द पार्टी सारे लोग सारे दलों में अपनी अपनी राबड़ियों को आराम से निकाले हैं, क्योंकि वो टेस्टेड हो चुका था कि नहीं बिहार की जनता पर बहुत असर नहीं पड़ता है कि राबड़ी देवी बन रही है। उसके पहले था ही, उसके पहले कृष्णा शाही वगैरह, या फिर मान लीजिए कि श्यामा सिंह वगैरह। श्यामा सिंह की भाई क्या थी? श्यामा सिंह तो सिर्फ निखिल कुमार की पत्नी थी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बहू थी, इसके अलावा तो कोई थी नहीं उनकी अपनी योग्यता, राजनीतिक योग्यता। तो लेकिन पोस्ट राबड़ी जो भी फिनोमिना बिहार में तेजी से बढ़ा और बड़ी मतलब सब लोग निकाल रहे। तो अपराधी भी उसमें निकाल। इस बार तो अनंत सिंह ही अपनी पत्नी को पहले ही से करवा के रखे थे कि अगर मेरा कैंसिल होगा तो हम पत्नी को लड़वा देंगे। और जनता को अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता। जनता को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रास रूट लेवल पे ये काम चल रहा है। ग्रास रूट लेवल पे क्या है कि बिहार में तो अब जितना बड़ा चुनाव आप लोकसभा देखते हैं या विधानसभा देखते हैं, उतना ही ज्यादा आनंद तो अब पंचायत चुनाव में भी है ना बिहार में। और पंचायत चुनाव में तो मुखिया पति और सरपंच पति, एमपी एसपी जिसको कहते हैं, तो बहुत सामान्य टर्म है ना, सामान्य शब्द है। यहाँ तो क्या है कि कोई जानता भी नहीं कि कौन मुखिया है हमारा, कि पत्नी को तो कोई जानता भी नहीं है। मुखिया जी तो पति ही कहे जाते हैं और पति के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाता है, पति ही बनते हैं। तो वोट में तो वो पंचायत चुनाव में इतना अभ्यस्त हो चुका है कि पत्नी के आने से दिक्कत नहीं है। और सारे राजनीतिक दल, राबड़ी देवी के बाद जैसा बताएं कि सारे राजनीतिक दल ने अपने अपने दल के राबड़ियों को निकाला है बाहर। बहुत सारे देख सकते हैं, तमाम
आप वहां पर है ही ना भाई, बीमा भारती वगैरह सारे लोग निकले ना खगड़िया के इलाके में, तो सारे लोग जो निकले और सारे लोग जो बने नेता, तो उसके बाद अब अपराधी भी अपनी पत्नियों को निकाल रहे हैं। और अब कई जगह पर तो अपराधी भाई कह भी रही है कि भाई हम अपना कमान भी संभालेंगे, हम बदला भी लेंगे, वोकल होते हैं, पॉलिटिक्स का असर पड़ता है। जी केशव, आपने बताया बातचीत के क्रम में कि जनता भी है जो खुश है एक तरीके से कि चलो बाहुबली लोग हैं, प्राइड फील करती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, कास्ट को लेकर के या कोई भी और समीकरण हो जिसको लेकर के जनता उसमें प्राइड फील करती है कि बाहुबली लोग हमारे जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का भी वही हाल है, वो भी खुशी खुशी सबको संरक्षण देते हैं, टिकट देते हैं, मंत्री पद वगैरह भी देते हैं। तो दिक्कत क्या है इसमें? क्या ये सही है कि मतलब बाहुबलियों का जो है वो प्रचलन जो बढ़ा है वो बढ़ने दिया जाए? फिर अगर जनता भी खुशी है, राजनीतिक दल खुशी है, नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जनता खुश है या जनता खुश है ऐसा मैंने कहा। मैंने कहा कि भाई जनता भी उनके समर्थन में आ जाती है, क्योंकि आप कहीं से भी बदलाव की राजनीति के समर्थन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बदलाव की राजनीति की कोशिश तो होनी ही चाहिए ना। क्यों ये अच्छा है, क्यों अच्छा है कि दल बदलते रहेंगे लेकिन जो है अनंत सिंह ही रहेंगे विधायक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस पार्टी को जीवन भर गाली देंगे उस पार्टी से चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि अनंत सिंह है तो वो बनेंगे। बाहुबली का तो यही फायदा है भाई। आप देख लीजिएगा कि अपने पॉकेट में जो ऐसे लोग रहे हैं वो कम हारते हैं, वो हारते नहीं है जल्दी, ठीक ना। तो एक तरीके से वो राजनीति को जड़ता का भी तो शिकार बना देते हैं ना। उनके पास तो धनबल भी होता है ना, सिर्फ बाहुबल तो होता नहीं उनके पास। जो बाहुबली है वो तो धनबल वाले हो जाते हैं ना। तो मसल, मनी और मैन, तो मैन पावर जो 3M माना गया है बिहार की राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट, कि 3M बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन पावर हो, मनी पावर हो, मसल पावर हो, वो तीनों के बड़े मतलब हो जाते हैं ना, संरक्षक हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये इसके एक बिहारी होने के नाते पूछेंगे तो बिल्कुल इसके समर्थक नहीं है कि भाई वो कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, उसने कुछ अपराध किए होंगे, उससे क्या होता है, उससे तो नई पीढ़ी पे असर पड़ता है ना। नई पीढ़ी एक तरफ इतना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आप बढ़ा रहे हैं, इतना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आप बढ़ा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण है, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण है। क्यों आप आरक्षण दे रहे हैं भाई? पंचायत चुनाव तो पहली सीढ़ी है किसी को राजनीतिक व्यक्ति बनाने के लिए। वो लड़कियां जो चुनाव लड़ रही है वो कहाँ जाएंगी? कल को उनकी आकांक्षा होनी ही चाहिए कि हम विधायक बने। क्यों जीवन भरो? कल की उनकी आकांक्षा होनी चाहिए कि पहले मुखिया बनेंगे, फिर प्रखंड पर में जाएंगे, फिर उसके बाद जिला परिषद में जाएंगे, फिर विधायक बनेंगे। तो कहाँ एक बड़ी संभावना को ऐसे लोगों को बढ़ाना हो, किसी भी दल में हो और किसी भी दल में हो, अच्छा होने से क्या होता है? जड़ता भी इस तरह ना। राजनीति का काम तो अच्छा होना, सिर्फ चुनाव जीतना तो होता नहीं है। ये तो बड़ी बुरी बात होगी कि एक आदमी ठीक है चुनाव जिता रहा है, राजनीतिक दलों को ठीक है लग रहा है कि एक सीट तो हमारी गारंटी करता है ना वो, लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होगा कि फिर क्यों इतना बीज क्यों बो रहे हैं? तब एक बड़ी शुरुआत नीतीश कुमार ने तो की है ना। इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को देना चाहिए कि बिहार की हर जाति को उन्होंने राजनीतिक जाति बना दिया। हर जाति, मतलब बिहार की 20 जातियां एक बड़ा सिद्धांत था योगेश, और ये प्रभात सांडिल्य जी थे गया के रहने वाले, और उनका एक बड़ा चर्चित थ्योरी फेमस हुआ था कि बिहार की 20 जातियां, उसमें 20 जातियों में थे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, कोयली, कुर्मी, अहीर, बनिया, चमार, दुशाद, पासी, धोबी, ऐसे करके लिखे थे, ठीक ना, उस समय में। और हो मुंडा, संथाल, उरांव, तो झारखंड एक में था, शेख सैयद, पठान, मल्लिक, ऐसे करके 20 जातियों को उन्होंने चर्चा की थी। और ये कहा गया था कि इन्हीं 20 जातियों के कब्जे में बिहार की सियासत है। आप देख लीजिए, दलित में 4 जातियों का प्रभुत्व रहा, रविदास का रहा, पासवान का रहा, और पासी का रहा, और धोबी का रहा। आप देख लीजिए पिछड़ों में 4 जाति का वर्चस्व रहा, कोयली का रहा, कुर्मी का रहा, यादव का रहा, और वैश्य वर्ग का रहा। तो क्या 4 जातियां हैं पिछड़े में? क्या 4 जातियां हैं दलित में? सवर्ण में तो मान लीजिए कि 4 ही जाति है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला। लेकिन क्या यही आदिवासियों में क्या 4 जातियां हैं, हो मुंडा, संथाल, उरांव? या क्या मुसलमानों में शेख सैयद, पठान, मल्लिक है? हो जाती है ना। इस जड़ता को तोड़ने का काम मान लीजिए पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर के नीतीश कुमार ने किया, बिल्कुल किया। लेकिन ये जो जड़ता को आपने तोड़ दिया, आज के समय में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कई जातियों की बन रही है, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के तौर पे काम कर रहे हैं। आप देखिए कि मांझी का भी दल बन जाता है, जीतन राम मांझी अपना दल बना लेते हैं, मुकेश सहनी अपना। इसे आप बहुत हल्के में लेकर के नहीं चल सकते हैं कि अरे तो ठीक है वो बना लिया, नहीं, ये संभव नहीं था। इसकी जमीन तैयार की गई कि मल्लाह भी अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना सकता है, मांझी भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो राजनीतिक आकांक्षा जग रही है, और
पूरा लैंड फर्टाइल हो चुका है और उसमें फसल लहलहा रहे हैं, लड़कियां इतनी लड़ रही हैं, 50% महिलाएं लड़ रही हैं। ठीक है भाई, मुखिया पति सरपंच पति तो अभी ना आप चला रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए तो कि जिन्हें आज से 10 साल 15 साल पहले जिन लड़कियों को साइकिल दिया गया होगा, और वो लड़कियां जब बहू बन के कहीं जाएंगी या बेटी के तौर पे जब चुनाव लड़ेगी, तो क्या वो मुखिया पति बर्दाश्त करेगी? साइकिल तो सिर्फ दूरी कम नहीं करता है ना, साइकिल तो सिर्फ जिंदगी में रेस भर देता है ना, वो बहुत आत्मविश्वास देता है ना। तो वो लड़कियां जो साइकिल चलाने वाली लड़कियां अगले चुनाव तक चुनाव लड़ेंगी, तो क्या साइकिल चलाने वाली लड़की, भरे बाजार में जाने वाली, पुरुषों को चीर कर जाने वाली लड़की मुखिया पति बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ कि 50% स्ट्राइक रेट लेकर के चलिए, तो ये अपराधियों का अगर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और चर्चा के शिकार रहेंगे तो कोई बात नहीं है भाई, अच्छा तो कर रहा है ना, अच्छा तो कर रहा है। अरे अच्छा करने से क्या हो गया यार, वो नली गली ही कर रहा है ना, नली गली बना रहा है। नली गली राजनीति थोड़ी है, नली गली के तो 20 स्कीम है, वो बहुत अच्छा रोड बना देता है, वो बहुत अच्छा स्ट्रीट लाइट लगा देता है। क्या सियासत का काम इतना ही है? तो उसके लिए तो 20 स्कीम लगते हैं, प्रधानमंत्री का भी स्कीम लगता है, मुख्यमंत्री का भी स्कीम लगता है और मुखिया का भी स्कीम लगता है। आदमी को और लोकतांत्रिक और मजबूत बनाना राजनीति का काम है। तो ये तो इन ऐसे लोगों को अगर हम सही मान लेंगे अपने तरीके से, और एक बिहारी के तौर पर मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, मैं इसका समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ कि आप कोई जिता रहा और लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। नहीं, लोग को तो हमने बताया ही है कि भाई बिजली नली पानी का काम करना नेता का बड़ा काम होता है, उससे तो बदलना होगा। 21वीं सदी में बिजली नली सड़क पानी के काम पर अगर हम राजनीति को आंक रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारा। ये बड़े मार्के की बात कही आपने। अच्छा ये बताइए कि पहली बार आपने अपनी जिंदगी में राजनीतिक हिंसा की खबर कब सुनी और पत्रकारिता करते हुए कब उसको अपना जो कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके तौर पे महसूस किया, और कितना अंतर पाया दोनों के बीच? दो बातें ही। पहली बार तो जो मैंने खबर सुनी थी एकदम से, मतलब बच्चा ही था, ठीक ना, लेकिन बच्चा था तो मेरा गांव जहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ वो उस समय में पॉलिटिकल गांव था। एक पॉलिटिकल गांव में इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों का तब आना जाना था। जो जिला स्तर के नेता होते हैं वो हमें याद है कि लोग आते थे जाते थे, तो अखबार लेकर के आते थे और बड़े राजनीति की गप चलती थी। एक तरीके से राजनीतिक चेतना तो थी गांव में रहने की वजह से, और बहुत सारे किस्से सुनते थे। पहली बार मुझे याद है कि औरंगाबाद जिले में बघौरा दलेलचक कांड हुआ था। बघौरा दलेलचक कांड ये बिहार का बड़ा क्राइम है। और पसपुर चंदवा कांड जो मैंने बताया वो तो जातीय नरसंहार की बात थी, एक बहुत मनुष्यता थी, उसमें नरसंहार किया गया। लेकिन बघौरा दलेलचक कांड इनके आने के बाद नक्सल की बड़ी घटना थी और पहली घटना थी बिहार की, जो औरंगाबाद जिले में बघौरा और दलेलचक दो गांव है और दोनों गांव को साफ कर दिया गया था। एक बड़ी घटना थी। तब कर्पूरी जी आखिरी समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो बहुत बचपन की स्मृति है मेरी। मेरे नाना रहते थे, उन्होंने बताया था और पूरे बात फैली थी, तो मुझे लगा था कि कैसे मार दिया गया होगा, क्या कर दिया होगा। बाद में लोगों से सुनते रहे कि वहाँ तो ऐसे बहुत सारे किस्से बताए जाते हैं ना, बहुत सारे किस्से बताए जाते हैं। वो सारे किस्से बताए गए। बाद में जब पत्रकारिता में आया तो पत्रकारिता में तो कई मतलब राजनीति और अपराध के रिश्ते कितने हो सकते हैं, ये सबसे पहली बार एक बार मैं लंबी यात्रा पर 45 दिनों की यात्रा पर बुलेट से निकला था, ठीक है ना, और उस जोन में गया था जो इसे रेड जोन कहते हैं। वो पूरा रेड जोन ऐसा था कि आप दिन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। और वो इलाका एक कुंदन पहाड़ हुआ करता था, बड़ा सा नक्सली, उसके इलाके में गए थे। तो ये मैं थोड़ा इतर बात कर रहा हूँ, ये झारखंड के हिस्सा की बात हो जाती है। लेकिन उसे वहां समझने में मौका मिला था कि यार जिसके लिए इतने परेशान है कि ये मोस्ट वांटेड है और इतना पैसा है और इतना ज्यादा इस पे चार्ज रखा गया है, और गांव में जिस गांव में है उस गांव में जा रहे हैं तो लोग बताने को तैयार नहीं है, उसी गांव में है वो। मजेदार ये है कि ये मालूम चल रहा है कि वो जो विधायक उस इलाके का उसके यहाँ ही तो रहता है वो। ये पहली बार देखा था, लेकिन फिर भी ये अलग इलाके की बात है। पहली बार जो बहुत करीब से देखा वो लक्ष्मणपुर बाथे में देखा। लक्ष्मणपुर बाथे के इलाके में गया, जो कि सियासत का बड़ा मसला बना था और आज भी एक मक्का मदीना बन गया है कि भाई बिहार में नरसंहार को देखना है आपको तो लोग मक्का मदीना की तरह है, चारों धाम की यात्रा की तरह वो लक्ष्मणपुर बातें होके चले जाते हैं। एक बड़ी अजीब बात है, दुखद बात है, ठीक ना। लेकिन लक्ष्मणपुर बातें में जाकर के जो देखा तो मुझे लगा कि क्या मतलब सियासत और अपराध का कैसा रिश्ता है और कैसे एक दूसरे को सब लोग छोड़ते हैं। लक्ष्मणपुर बातें में बड़ा नरसंहार हुआ था, ये सब सारे लोग जानते हैं। उसमें रणवीर सेना का नाम आया था, ये सारे लोग जानते हैं। उस समय में तमाम राजनीतिक दल मतलब वहां पहुंचे थे और लगा था कि 1 महीने तक वो सोनपुर का मेला बना हुआ है, 76 का मेला जिसको फणीश्वरनाथ रेणु जी कहते थे।
वो रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, अखबारों में बात आ रही है हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद उन्हें एक कॉलोनी मिल गई। कॉलोनी मिलने के बाद वो कॉलोनी में रहने लगे, और कॉलोनी में रहने के बाद फिर बिजली, यहाँ पर बिहार में कई चीजों का इलाज यही है कि गैंगरेप भी हुआ है तो उसको सबसे पहले इंदिरा आवास दे दीजिए और उसके यहाँ बिजली पहुंचा दीजिए। यही सबसे बड़ा मरहम होता है बिहार में, जैसा मैंने कम से कम 20 घटनाओं को देखा है। लक्ष्मणपुर बाथे में जब जाके समझा, बाद में उसको लगातार फॉलो किया, बाद में ये खबर आई कि भाई लक्ष्मणपुर बाथे के जो अपराधी थे वो तो छूट गए, वो तो रिहा हो गए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रिहा होने में तो इसमें सिर्फ अदालत का मामला नहीं था, राजनीति 1 महीने तक जब तक मामला गर्म रहा तब तक राजनीति में क्या लालू जी हो, क्या तमाम लोग हो, सब लोग, क्या वामपंथी दल के लोग हो, इवन लेफ्ट के लोग भी रोज जाते रहे, वो चूंकि दलित थे। और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो उन लोगों ने क्या किया, जो दबंग थे जिन्होंने काटा था, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, हम आपको अपने खेत में लैट्रिन करने भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने देखा करीब से। हम आपको अपने खेत में खेती तो नहीं करने देंगे, उधर आपको पेशाब भी नहीं करने देंगे। अब आप समझिए कि किसी को आपने इंदिरा आवास का कॉलोनी दे दिया है और रास्ते चारों तरफ से उन दबंगों ने बंद कर दिया, और आपने कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी उन्हें दी नहीं, कोई भी इकोनॉमिक गतिविधि का कुछ भी सहारा नहीं दिया। तो अंत में क्या हुआ, अंत में आपको मालूम नहीं चला, सारे राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया। परमेश्वर मुखिया अपनी जगह पर अलग सियासत कर रहे हैं, रणवीर सिन्हा एक बड़ा हीरो बन गया वो कांड करके, और बाद में पता चला कि वो गांव के लोग जो बड़े मजबूर थे वो अंत में उन्हीं के यहाँ काम करने लगे। उन लोगों ने भी रास्ता खोल दिया कि जाओ लैट्रिन भी करो, घास भी चराओ। और बाद में आपको अचानक से रिपोर्ट मिलती है कि लीजिए लक्ष्मणपुर बाथे के तो सारे आरोपी बरी हो गए। ये बरी क्यों हुए? राजनीतिक दल किसने इंटरेस्ट लिया, उनके केस को किसने देखा कि कहाँ तक वो केस पहुंचा है? यह एक बड़ी घटना थी। और दूसरी बड़ी घटना सिवान की थी, जो देखने के बाद एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे। सिवान वाली घटना शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई थी। चंदा बाबू का जब इंटरव्यू किया था, चंदा बाबू के 3 बेटे मार दिए गए थे। तेजाब कांड जो हुआ था, तेजाब कांड बड़ा चर्चित कांड रहा था। तेजाब में नहा करके मारा गया था, और ऐसा आरोप लगा था कि शहाबुद्दीन सामने थे, और शहाबुद्दीन के ऐसा आरोप लगा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चंदा बाबू कहते हैं। चंदा बाबू के से जब इंटरव्यू करने गया था, और जब फिर वहां पर शहाबुद्दीन की छवि देख रहे थे, शहाबुद्दीन की छवि तो अलग थी भाई, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि शहाबुद्दीन जेल में ही है तो वो पिता कैसे बन गए आराम से ये। और लोग वहां पर शहाबुद्दीन की माला जप रहे हैं, और वहां पर चंदा बाबू अकेले जो है अपने अपने बेटों के मारे जाने का केस, अपना पूरा दर्द लेकर के अकेले बैठे हुए हैं। और वो तो रोंगटा खड़ा करने वाला था। उनकी जब बात आप सुनेंगे, और तब फिर पूरे इलाके में जब बात होने लगी, तो ये चंदा बाबू का केस और लक्ष्मणपुर बाथे का केस, जो बिहार का दोनों चर्चित केस रहा था, इन दोनों को बहुत करीब से देखने का मौका, समझने का मौका मिला। तो मुझे लगा था कि नहीं, ये बहुत बड़ा नेक्सस होता है, इस नेक्सस को आप मतलब जो है इतनी आसानी से बहुत ऊपरी तौर पे देख करके समझ नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं है, वो तो उसका विरोध कर रहा है, ये पूरा नेक्सस है, और ये बियॉन्ड कास्ट लाइन है। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं भी कोई कास्ट का नहीं है कि वो यादव जाति का क्रिमिनल है तो यादव जाति को संरक्षण देगा, बिल्कुल नहीं। जो मैंने देखा है वो क्लास का मामला है, वो क्लास है, उसका क्लास है। आप यह समझिए, आज आप यह समझिए कि भाई पूरे बिहार में जब माई समीकरण चल रहा था, मुस्लिम यादव समीकरण चल रहा था, तो सिवान एक ऐसा इलाका था जहां पर माई समीकरण नहीं चला लालू जी का। वहां पर शहाबुद्दीन के पक्ष में सवर्ण थे, आप समझ लीजिए, वहां पर लालू यादव के पक्ष में सवर्ण थे। यह इस बिहार के इस बात को बहुत गौर से देखना चाहिए, तो राजनीति के अपराध का रिश्ता समझ में आएगा। पूरे बिहार में माई समीकरण लालू जी का चल रहा था, मुस्लिम यादव समीकरण। उस समय पता नहीं कितने नारे गढ़े जा रहे थे कि लालू जी तो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, भूमिया राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। उन्होंने कभी कहा नहीं था, लेकिन ये बात चल रही थी। लेकिन उस समय सिवान एक ऐसा इलाका था, शहाबुद्दीन का इलाका एक ऐसा इलाका था जहां पर कि ये समीकरण नहीं चला पूरे इलाके में। वहां पर क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां पर माले के लोग सक्रिय थे, जो आज माले राजद के साथ है। माले के लोग सक्रिय थे, और माले से ही शहाबुद्दीन लड़ाई लड़ते थे। कहते थे कि ये माले वाले जो है ये तो जमीन आपका कब्जा कर लेंगे, ये तो नक्सली लोग हैं, इनसे संरक्षण हम दे सकते हैं। और माले से संरक्षण पाने के लिए, जो माले अभी सहयोगी है राजद की, उस माले से संरक्षण देने के एवज में सिवान में एक अलग ही कॉम्बिनेशन चल रहा था, जहां एक घाट पर बाघ और बकरी सब पानी पी रहे थे। सारे शहाबुद्दीन संरक्षण में थे, क्या बाबू साहब हो, क्या पंडित जी हो, और क्या मुसलमान हो, और क्या कोई भी खेतीहर जो भी है, वो सारे शहाबुद्दीन के पास थे। और लड़ाई सिर्फ किससे थी? मजदूरों से थी वहां पर लड़ाई। तो यह एक मतलब एक बड़ा चीज जो देखने का मिला था सिवान में, और समझने का मिला था, और उस कई जगहों पे जाने का मौका मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये फालतू बात है कि आप अपराध वाला जो मामला है और पॉलिटिक्स वाला जो मामला है,
वो सिर्फ कास्ट उसमें उतना ही है जितने में आप वोट को कल्टीवेट कर सकते हैं। वोट के कल्टीवेशन के लिए ही कास्ट है, वरना उससे कोई मतलब नहीं है। उस तरीके से अपराधियों के भी अपने एक वोट बनाने के लिए ही राजनीति में आए हैं, तो उनका कास्ट का मामला सिर्फ नाम के टाइटल की तरह रहेगा, टाइटल का ही इस्तेमाल करते हैं, वरना वो तो क्लास के संरक्षक है और क्लास की तरह बर्ताव करते हैं। मुझे ऐसा लगा था। दिलचस्प बात बताई आपने सिवान के बारे में, ये हमें भी पता नहीं था कि इतना मतलब उस घाट पे हर बाघ और बकरी पानी पी रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी रोचक बातें आपने बताई पूरे बातचीत में। तो इसी नोट पर हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं कि बिहार की राजनीति भी एक दिन बदलेगी और बाहुबलियों का जो समय है वो लद जाएगा। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये बातचीत पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार निराला बिदेसिया, जिनसे हमने बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के वर्चस्व पर बात की, उनके निजी अनुभव और किस्से सुने। आपको ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। साथ ही कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अब हमें यानी कुमार केशव को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और एपिसोड में बिहार की सियासत से जुड़े किसी अन्य विषय पर होगी बातचीत। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।